Hi, today is quiz number 20 for Civil Services Examination Prelims 2021 10th of October. Let us begin. पॉलिटी फर्स्ट सेक्शन है और इसका पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ. Voluntarily giving up of the membership of party does not amount to defection. The law does not specify a time period for the presiding officer to decide on a disqualification plea. आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट क्या है. सी, एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में है एंड इट इज इंपॉर्टेंट. वॉलंटरी गिविंग अप मतलब पार्टी आपको हटा रही है, इसके बजाय आपने खुद ही रिजाइन कर दिया पार्टी से. अगर आपने पार्टी से रिजाइन किया तो पार्टी की मेंबरशिप जाएगी. पार्टी की मेंबरशिप जाएगी जिस पार्टी से चुनाव लड़के आप संसद या विधानसभा में आए थे. तो अगर पार्टी की मेंबरशिप जाएगी वॉलंटरीली या फोर्स्ड, आपकी जो चुनाव वाली सीट है वो भी वैकेंट हो जाएगी. तो उस केस पे भी डिफेक्शन लॉ लगेगा. वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ पार्टी में भी डिफेक्शन लगता है. द लॉ डज नॉट सर्टिफाई अ टाइम पीरियड. प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे लोकसभा स्पीकर, तो ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है जिसमें उनको डिसीजन देना है डिस्क्वालिफिकेशन प्ली पे. तो ये ट्रू है, ये गलत है. पूछा था करेक्ट, सो द राइट ऑप्शन इज बी. राइट ऑप्शन इज बी. कोई टाइम पीरियड नहीं है और वॉलंटरी रेजिग्नेशन पार्टी से भी आपको जो सीट है वो डिफेक्शन के कारण चली जाएगी. इसमें एक ही एक्सेप्शन है कि अगर आप स्पीकर ऑफ लोकसभा बन गए, उस केस में अगर आप रेस्पेक्टिव पार्टी की रेजिग्नेशन दोगे रजिस्ट्रेशन उस पार्टी से, तब आप पे डिफेक्शन नहीं लगेगा. देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज इलिजिबल टू वोट बाय पोस्टल बैलेट इन इंडिया. पोस्टल बैलेट, एक तो चुनाव जहां पे है वहां पे जाके मतदान केंद्र पे मतदान करेंगे, दूसरा होता है बाय पोस्ट. तो इनमें से किसको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध है? आर्मी पर्सनल, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, तो क्या उसके वोटिंग राइट्स रहेंगे या उसके वोटिंग राइट्स भी डिनाई कर दिए जाएंगे? पोस्टल बैलेट. तो ये जो सवाल है इसका आंसर है आर्मी पर्सनल को पोस्टल बैलेट मिलता है. इनकी पोस्टिंग फ्रंट पे है सपोज, बट इनको वोट कास्ट करना है तो पोस्टल बैलेट है. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी पोस्टल बैलेट है. इवन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उनके लिए भी पोस्टल बैलेट है. जो राइट टू वोट है, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ओके, सो डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, consider the following statements regarding the state legislatures. State legislatures. The legislative council of a state is not subject to dissolution. मतलब डिसॉल्व होती ही नहीं है legislative council. A person to be qualified to fill a seat in the legislative council must be older than 25 years of age. जैसे कल 21 साल देखा था ग्राम सभा के लिए, तो 25 साल मिनिमम होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव क्वालिफाई करने के लिए. स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे सेंटर में होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, वैसे यहाँ पे होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन. तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटेड टू कंडक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स. तो राज्य स्तर पे स्टेट इलेक्शन कमीशन है. तो इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है? सी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, जैसे राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, 1/3 मेंबर रिटायर होते जाते हैं, ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी मेंबर्स रिटायर होते जाते हैं, वो एज सच डिसॉल्व नहीं होती. जैसे विधानसभा डिसॉल्व होगी वैसे विधान परिषद डिसॉल्व नहीं होगी. ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेट में लिखा था 30 साल, 30 नहीं है, दिस इज 25 लिखा था, दिस इज 30. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं है मैंडेटेड लेजिस्लेटिव असेंबली का. विधानसभा का जो चुनाव होता है वो तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही कराता है, स्टेट नहीं कराता. तो आपको पूछा था करेक्ट क्या है, सो द राइट ऑप्शन इज ए. केवल ये करेक्ट है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होती है. ये गलत है बिकॉज दिस इज नॉट 25-30. ये भी गलत है बिकॉज विधानसभा के चुनाव स्टेट इलेक्शन नहीं सेंट्रल कराता है. स्टेट इलेक्शन कराता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव. So the right answer is A. Okay. Next,
Which of the following is our grounds provided under the Constitution for a reasonable restriction on freedom of speech and expression? हमें फंडामेंटल राइट मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट ये क्वालिफाइड है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट. सो इनमें से किन जगह पर ये जो फंडामेंटल राइट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. तो डिफेमेशन का चल रहा है तब भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्शन लगेगा. और अगर आप भड़काऊ बात कर रहे हो, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, तो आपका ये फंडामेंटल राइट डिनाई हो जाएगा. सो द राइट ऑप्शन इज डी. दिस तीनों पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है अगर आपके फंडामेंटल राइट पे, इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन एनी सच थिंग. सो द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट, फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया. जैसे न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है. इंडिया में जो जुडिशरी है वो यूनिफाइड है. एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है जिसकी सीट होती है दिल्ली में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर दिल्ली टू बी सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि दिल्ली में ही इसकी सीट होगी सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट कैन सिट एट एनी प्लेसेस एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो पार्लियामेंट जैसा डिसाइड करेगी कि सीट यहाँ होना है वहाँ होना है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है. सो यू हैव टू टेल करेक्ट ऑप्शन क्या है. अब सी, यहाँ जो पहला ऑप्शन है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर दिल्ली टू बी सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये एब्सोल्युटली ट्रू है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि इसकी सीट चेंज भी हो सकती है, बट वो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड होगा दिस कोर्ट इटसेल्फ. ये आर्टिकल 130 है. द सुप्रीम कोर्ट शेल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेसेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे with the approval of the president from time to time appoint. तो CJI with the approval of president है बजाय parliament. So the right answer is A. This second is wrong, first is true. So this completes polity. Now let us come to geography. Which of the following bridges is are on main stream of the river Brahmaputra? नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर को डेवलप करने का बड़ा एफर्ट हो रहा है, नेशनल वाटरवे 2. प्लस यहाँ अगर चाइनीज़ फ्रंट भी है तो हम यहाँ अपनी कैपेसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं. तो इस पे अभी बहुत सारे ब्रिजेस बने हैं. बोगीबील ब्रिज क्या रिवर ब्रह्मपुत्रा पे है? सराई घाट ब्रिज क्या रिवर ब्रह्मपुत्रा में है? धोला सदिया ब्रिज क्या रिवर ब्रह्मपुत्रा में? सो यू हैव टू टेल इन तीनों में से करेक्ट क्या है. ओके, तो जो बोगीबील ब्रिज है ये रिवर ब्रह्मपुत्रा में है, एब्सोल्युटली ट्रू, मेन स्ट्रीम ब्रह्मपुत्रा में. सराई घाट ब्रिज है ये भी मेन स्ट्रीम ब्रह्मपुत्रा में. बट जो धोला सदिया ब्रिज है ये ब्रह्मपुत्रा नहीं, ये लोहित रिवर पे है, एंड लोहित रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा. रिवर ब्रह्मपुत्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ट्रिब्यूटरीज पे अक्सर सवाल बने हैं. इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम, हर सवाल इस चैप्टर से सॉल्व हो जाता है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए. सो द राइट आंसर इज दिस A, 1 and 2. नेक्स्ट, यहाँ बात है कार्बन क्रेडिट्स का. कार्बन क्रेडिट्स कैन बी अक्यूमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स. कार्बन क्रेडिट, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह हुआ, कार्बन क्रेडिट की बातें आने लग गई, अभी जीरो नेट इमिशन की भी बात है. तो ये क्रेडिट सिस्टम है क्या? कार्बन क्रेडिट, रिड्यूसिंग एमिशन, आप अपना एमिशन कम करोगे तो आपको कुछ कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे. कार्बन कैप्चर एंड प्लांटिंग फॉरेस्ट, मतलब आपने जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसका सिक्वेस्टरेशन किया, फॉरेस्ट किया, तो फॉरेस्ट भी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, CO2 एब्जॉर्ब होगा. तो कार्बन कैप्चर एंड प्लांटिंग फॉरेस्ट. अवॉइडिंग एमिशन बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम कटिंग डाउन रेन फॉरेस्ट, तो आप रेन फॉरेस्ट का कट भी नहीं कर रहे हो, बिकॉज रेन फॉरेस्ट अगेन लंग्स बोला जाता है अर्थ का. तो अवॉइडिंग एमिशन बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम कटिंग डाउन रेन फॉरेस्ट. तो कार्बन क्रेडिट मतलब होता है कार्बन एमिशन को कम करना, इसके लिए अलग अलग उपाय आप कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो वो सब चीज़ों से आपको कार्बन क्रेडिट अक्यूमुलेट हो सकता है. वैसे भी यहाँ वर्ड लिखा था कैन. सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी. ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है. ऑल आर 3, रिड्यूसिंग एमिशन, कार्बन कैप्चर और रेन फॉरेस्ट वगैरह भी आप कट नहीं कर रहे हो, तो कार्बन क्रेडिट हो सकता है. नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद चाइना। तो चाइना के साथ हमारी सबसे लंबी लैंड बॉर्डर है। चाइना शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया, और चाइना के रेफरेंस में भी इंडिया के साथ वो सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ऑब्वियसली देखिए, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट हो रहा है, लद्दाख, देन ये पूरा होते हुए नॉर्थ ईस्ट वगैरह आ रहा है। दिस इज ह्यूज एरिया। तो चाइना के साथ सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर है क्या इंडिया की? दिस लुक सो गुड, सो दिस ह्यूज एरिया। सेकंड, चाइना के साथ, तो ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स है ना, ये दोनों एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि लैंड बॉर्डर जो है ना वो चाइना नहीं बांग्लादेश के साथ है, तकरीबन 4000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश लॉन्गेस्ट है। और सिमिलरली चाइना की लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है दिस मंगोलिया के साथ, नॉट इंडिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअली लैंड बॉर्डर क्या, जब ऐसे जिगजैग होती है ना, तो वो एरिया छोटा दिखता है जैसे बांग्लादेश के केस में, बट एक्चुअल लैंड बॉर्डर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बांग्लादेश इज फर्स्ट, नॉट चाइना। चाइना अराउंड 3300 किलोमीटर ओनली है, एंड दिस चाइना की लॉन्गेस्ट है मंगोलिया के साथ, नॉट इंडिया। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट है यूट्रोफिकेशन का। यूट्रोफिकेशन is when a body of water becomes overly enriched with minerals and nutrients which induce excessive growth of algae and in turn increases water quality। मतलब यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पानी है, तालाब का, पॉन्ड का, रिवर का, कुछ भी, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आ गए, और उन मिनरल न्यूट्रिएंट्स के कारण वहाँ पे एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है, और उससे वाटर क्वालिटी बेटर होगा, दिस एल्गल ग्रोथ होगा, फोटोसिंथेसिस एटसेट्रा। सो इज इट ट्रू? इंक्रीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ये भी वाटर बॉडी में आते हैं, इज द रेस्पॉन्स टू इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फूड अच्छा मिलेगा तो जो एल्गल ग्रोथ है, फोना है, फ्लोरा है, फाइटोप्लैंक्टन है, इनका नंबर बढ़ेगा। तो जहाँ न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, जैसे फर्टिलाइजर का ऐसे बहुत सारा न्यूट्रिएंट आ रहा है, तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इज हाई। एब्सोल्युटली ट्रू। ये स्टेटमेंट यहाँ तक करेक्ट था, बट इससे वाटर क्वालिटी इंक्रीज नहीं होती, इनफैक्ट दिस इज अ डिक्रीज। ये एक बहुत बड़ा टेरर होता है, नाइटमेयर होता है जब यूट्रोफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज इससे क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन, बीओडी वगैरह इंपैक्ट होती है, और जो लेक इकोसिस्टम है, लेक स्टार्ट dying, wetland start dying, so eutrophication is not good for this water quality। so यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट था, करेक्ट ये है, ये गलत है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती है? न्यूज़पेपर में हम बहुत बार पढ़े हैं, इंडिकेटर स्पीशीज क्या है? इट इज अ स्पीशीज हुज प्रेजेंस, एब्सेंस और abundance reflects a specific environmental condition। It is a species non-native to the ecosystem under consideration and whose introduction causes or is likely to cause harm। It is a species that has disproportionately large effect on the communities in which it occur। It is a species which is introduced to reduce the level of pollution in an ecosystem। So you have to tell indicator species क्या है। शब्दों में जाइए, इंडिकेटर मतलब वो कोई चीज का इंडिकेट कर रही है। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, नॉन नेटिव है, कंसिडरेशन है, लाइकली टू कॉज हार्म, ये तो इन्वेजिव स्पीशीज होती है, ना कि इंडिकेटर। ये जैसे कोई की स्टोन स्पीशीज है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, और रिड्यूस द लेवल ऑफ, ये हम एनवायरनमेंट को करेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। सो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इंडिकेटर बस ये होता है, जैसे कोरल रीफ डाइंग, ये बता रहा है एसिडिफिकेशन है, क्लाइमेट चेंज है। सो दिस टेल्स indicator species। So the right option is A। Okay, A is right। हिस्ट्री का पहला सवाल है, which of the following act first recognized the voting rights of women in India। women in India को voting rights किस एक्ट में रिकॉग्नाइज किए गए थे? इंडिया जब से आज़ाद हुआ तब से यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है हमारे यहाँ, दिस 326। सो ये किस एक्ट में वोटिंग राइट्स विमेन को दिए गए थे, रिकॉग्नाइज किए गए थे? द राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी 1919। इसमें मैंडेट थोड़ा बड़ा था, वोटिंग राइट्स भी ग्रेजुअली ऐसे करके इन्होंने बेस एक्सपैंड करने की कोशिश किया, यूनिवर्सल अभी भी नहीं है वोटिंग राइट्स फॉर विमेन, बट 1919 में रिकॉग्नाइज हो गया था। सो द बी इज द राइट ऑप्शन। ये एक वर्ड है, ब्लैक होल ट्रेजेडी।
दिस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मराठा वॉर, बैटल ऑफ प्लासी या फिर कार्नेटिक वॉर। तो ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है ये बड़ी सिग्निफिकेंट इवेंट है, इसने आने वाली बहुत सारी इंडिया की इवेंट्स और हिस्ट्री को डिक्टेट किया है। सो दिस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? तो ये जो दौर है ये दौर है, एक था फोर्ट विलियम्स, फोर्ट विलियम्स, और इस टाइम पे बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। और उस टाइम पे बिकॉज डिस्प्यूट्स हो रहे थे तो फोर्ट विलियम के एक बड़े से ऐसे बॉक्स में, बड़े से ऐसे हॉल में बहुत सारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे ब्रिटिशर्स, उनको पैक कर दिया गया। और 20 जून 1756 को यहाँ बहुत सारे लोग जब नेक्स्ट डे देखा तो दे डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन। दिस इज कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी। और इससे फिर क्लाइव यहाँ से आएंगे और ये पूरा बैटल ऑफ प्लासी होगा जो कि फार्स है। सो दिस इज रिलेटेड टू बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। देन नेक्स्ट है द फर्स्ट आश्रम एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी जी इन इंडिया वॉज। महात्मा गांधी जी ने टॉल्स्टॉय आश्रम बनाया था साउथ अफ्रीका में। जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ पे भी आश्रम बनाए। तो पहला आश्रम कौन सा है? आंसर साबरमती, बड़ा फेमस है साबरमती आश्रम। बारदोली तालुका आश्रम, बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था। ये है खोचराब आश्रम नियर अहमदाबाद, और ये सेवाग्राम है महाराष्ट्र में। सो महात्मा गांधी जी का जो पहला आश्रम था, फर्स्ट आश्रम था इंडिया में, वो था सी, खोचराब आश्रम नियर अहमदाबाद। दिस इज द फर्स्ट आश्रम एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी जी इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट ये बात है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाना चाहते थे, हमको चैलेंज भी किया गया था। नेहरू जी, सीनियर नेहरू जी ये सब रिपोर्ट्स वगैरह लाएंगे, बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस हुए? कंप्लीट डिसोसिएशन हो स्टेट का फ्रॉम रिलीजन। स्टेट और रिलीजन दोनों अलग चीज है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर पे हो और प्रोविंसेस पे भी हो, प्रोविंसेस, बिकॉज अब डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है, 1935 आएगा। रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो 1909 में कॉम्युनल इलेक्टोरेट आया, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये बंद करें। डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दें ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस डिजायर्ड बाय इंडिया। तो अभी भी डोमिनियन स्टेट की ही डिमांड है, डोमिनियन स्टेट की डिमांड है। तो यहाँ अभी डोमिनियन स्टेटस ही होगा, पूर्ण स्वराज तो बाद में डिमांड आएगी, कराची एंड ऑल। अभी मोतीलाल नेहरू जी है, तो इनको बर्कनहेड ने चैलेंज भी दिया था। तो ये जो रिपोर्ट में ये सारी चीजें हैं ना, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। द राइट आंसर इज डी। स्टेट और रिलीजन का सेपरेशन हो, सेंटर और प्रोविंस में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, सेपरेट इलेक्टोरेट हटाए और डोमिनियन स्टेटस की मांग है। अभी भी डोमिनियन स्टेटस की मांग है, पूर्ण स्वराज बाद में आएगा। सो दिस इज डी। Then consider the following statements regarding Indus Valley Civilization, IVC. Their bronze statues were made using lost wax technique. Lost wax technique. The best example is the statue of a girl popularly titled Dancing Girl, which was found in हड़प्पा। ये सब टॉपिक्स है ना, इसके दो सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, एक तो CCRT, दूसरा NCRT की किताब क्लास 11th की। हैव अ लुक, ये दोनों बहुत अच्छे एक्सीलेंट सोर्सेज हैं। सी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता है कि वैक्स मतलब मोम, मोम से एक आप कोई स्टैचू बना लो, उस स्टैचू में चारों तरफ कुछ मिट्टी विट्टी ऐसे लगा के फिर उसको जब हार्ड हो जाएगा तो उसको हीटअप करो, तो जो वैक्स है वैक्स निकल जाएगा, बट इससे क्या बनेगा, एक सांचा बन जाएगा। उस सांचे में बाद में आप मेटल से डाल के मेटल का बना लो और फिर मिट्टी तोड़ दो, तो जो रेसिड्यू बचेगा वो बनेगा किसी भी मेटल का एक स्टैचू। तो इसको बोलते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। बेस्ट एग्जाम्पल जो इसका है वो डांसिंग गर्ल है, एब्सोल्युटली ट्रू, बट ये हड़प्पा में नहीं मिला था, ये मिला था मोहनजोदाड़ो में। सो ये गलत हो गया, ये ट्रू है। सो द राइट ऑप्शन इज ए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। तो दिस कंप्लीट्स हिस्ट्री। नाउ लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बिकॉज कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द सर्वे? तो सर्वे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है? क्या वो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, या फिर ये नीति आयोग का ही काम है?
तो ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह देखते हैं, दिस इज वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। कई बार ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर्स आते हैं, 5 या 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, वो गलत नहीं होने चाहिए। दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। ए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज है बिकॉज प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण योजना थी जिसमें हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑल को। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ना तो स्टैचुरी बॉडी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी है। FCI जैसे नीति आयोग है, ना तो स्टैचुरी ना कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो सेम FCI भी है क्या? Primary purpose of FCI is the purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of food grains and other food stuffs। ये जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जब MCQ बनाए जाते हैं तो यूजुअली वो अबाउट सेक्शन में जाते हैं उस बॉडी के और वहां से स्टेटमेंट्स ऐसे कॉपी करते हैं, स्टेटमेंट्स एज इट इज कॉपी हो जाते हैं, फिर वर्ड्स वगैरह कुछ चेंज करके उसको इनकरेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो उससे ना अगर आप इस स्ट्रैटेजी से देखो तो कई बार बोगस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। और ये जो इस टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये यूजुअली सीधा सीधा कॉपी पेस्ट होते हैं, दे आर करेक्ट। परचेज, स्टोरेज, मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड स्टफ, दिस इज लेंदी बट दिस इज ट्रू, ये करेक्ट है। यहाँ चेंज करना बड़ा इजी होता है, जैसे स्टैचुरी को हटा के कीवर्ड चेंज कर दो, कॉन्स्टिट्यूशनल को कीवर्ड चेंज कर दो। तो जो FCI है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो है नहीं, बट दिस इज अ स्टेचुरी बॉडी, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। FCA 1964, FCA 1964 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दिस इज अ स्टैचुरी बॉडी। सो द राइट आंसर इज B, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ओके, अब ये बताइए, पेट्रोल, अभी बात चल रहा था, पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर क्रॉस हो गई है क्योंकि इस पे टैक्स बहुत लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज आर लेवाइड ऑन पेट्रोल इन इंडिया? न्यूज़पेपर ब्रीफ में हमने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा है। न्यूज़पेपर ब्रीफ भी आप क्विकली रिवाइज करो। गो टू दिस डाउनलोड सेक्शन ऑफ अवर वेबसाइट। डाउनलोड सेक्शन में फाइल्स एक सेक्शन है, उसमें जितने भी आज तक के सारे नोट्स हैं ना वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, तो वहां जाके आप क्विकली गो थ्रू करो। इवन जो इंस्टाग्राम है उसमें भी नोट्स है। इंस्टाग्राम अगर आप लैपटॉप में ओपन करोगे बड़ा स्क्रीन होगा, क्विकली रिवाइज। पेट्रोल इन इंडिया में कौन कौन से टैक्सेस होते हैं? एक्साइज ड्यूटी बाय स्टेट, वैट सेल्स टैक्स बाय सेंटर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे? एक्साइज ड्यूटी लगता है बट एक्साइज तो सेंट्रल लगता है, वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता है, तो ये गलत हो गया। वैट भी लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स लगता है बाय सेंटर, नो, वैट और सेल्स टैक्स तो राज्य स्तर पे लगता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अभी मीटिंग हुआ था बट मीटिंग में ये इंक्लूड नहीं हुआ, सो द राइट आंसर इज D, ये तीनों के तीनों गलत है। 19th, ये बात है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की। पहले 1 लाख का इंश्योरेंस होता था बैंक अकाउंट में, अब वो बढ़ा के 5 लाख हो गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। RBI का बॉडी है, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ RBI, इज इट ट्रू? द गवर्नर ऑफ RBI एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ DICGC। अब सब्सिडरी है RBI का तो RBI गवर्नर चेयरमैन बन सकते हैं। all commercial banks including the branches of foreign bank functioning in India are covered under deposit insurance scheme of DICGC। तो देखिए, ये सब्सिडरी ऑफ RBI है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये DICGC जो है वो सब्सिडरी ऑफ RBI है और इसका काम है बैंक में जो जमा पैसा है, बैंक फेल होगा तो एक इंश्योरेंस होना चाहिए। तो कमर्शियल बैंक बना है मतलब RBI, मतलब उसमें इंश्योरेंस होगा DICGC का, ऑल कमर्शियल बैंक्स। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट इसका जो चेयरमैन होता है ना वो खुद गवर्नर नहीं होते हैं बल्कि डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। चेयरमैन ऑफ DICGC, गवर्नर नहीं, डेप्यूटी गवर्नर। तो ये गलत हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? C, बिकॉज पूछा गया था इनकरेक्ट। ओके, 28th, consider the following statements regarding the recommendation of the 15th Finance Commission। 15th Finance Commission, इसकी रिपोर्ट अभी आई है, NK सिंह साहब। 15th Finance Commission भी important है। It has recommended a vertical devolution of 42% to the states from the central pool of divisible taxes। It has recommended inclusion of tax, fiscal efforts of state criteria in horizontal devolution formula।
तो करेक्ट क्या है आप बताइए। आर्टिकल 280 है कि टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स हुआ, कॉरपोरेट टैक्स वगैरह हुआ, ये सरकार के पास जाता है। सरकार मतलब सेंटर, सेंटर को इसको शेयर करना होता है स्टेट्स के साथ। तो दो डिवोल्यूशन होगा, पहला होगा वर्टिकल मतलब सेंटर टू स्टेट, दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो 28 स्टेट्स हैं इनमें कैसे करना है, तो सेंटर टू स्टेट एंड इन स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये वर्टिकल कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो वर्टिकल में ये 42 नहीं है, ये 41% डिवॉल्व करना है आपको, 41% डिवोल्यूशन करना है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। मतलब 100 रुपए कमाए तो 41 रुपये आपको स्टेट को देना पड़ेगा, 41% डिवोल्यूशन। अब ये जो 41 रुपये आएगा उसको डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे क्राइटेरिया के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। तो उसमें फिजिकल एफर्ट और इंक्लूजन ऑफ टैक्स भी इंक्लूडेड है। सो करेक्ट केवल बी है। जब से जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना है, पहले 42 था, अब ये 41 है, बिकॉज यूटी हो गया सेंटर के पास। ये जो है वो ट्रू है, ये रॉन्ग, ये ट्रू। ये इंपॉर्टेंट है। 15th फाइनेंस कमीशन, जैसे इसमें क्या क्या है, पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है, एरिया एक क्राइटेरिया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी है, इनकम डिस्टेंस भी है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी है, टैक्स एफर्ट भी है। ये पूरे क्राइटेरिया हैं जिससे टैक्स डिवोल्यूशन होगा। इससे सवाल बनाना बड़ा आसान है एमसीक्यू, और सवाल आना चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो दीज आर क्राइटेरिया ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। ओके, अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। एक स्वयं पोर्टल है। एजुकेशन में सरकार बहुत एम्फेसिस कर रही है, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लर्निंग आउटकम कॉम्प्रोमाइज हुए हैं कोविड-19, 17 महीने तक स्कूल्स बंद रहे। स्वयं ऑफर्स वेब कोर्सेज कवरिंग ऑल एडवांस्ड एजुकेशन, हाई स्कूल एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज। तो स्वयं एक पोर्टल है, सारे वेब कोर्सेज हैं, एजुकेशन एडवांस्ड भी है, हाई भी है, स्किल के भी हैं। इज इट ट्रू? दीक्षा एक पोर्टल है, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है टीचर्स के लिए। स्वयं प्रभा किरण हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल है जो डीटीएच के थ्रू आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। सो यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है। तो जो स्वयं है ना, ये इससे पहले भी सवाल आया है 2016 में, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसमें बहुत सारे वेब कोर्सेज हैं, ट्रू, एडवांस्ड भी है, स्किल्स भी है। दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स है, ट्रू। स्वयं प्रभा डीटीएच है, ये भी ट्रू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है। ऑल राइट। 22 है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 IMI। ये मिशन इंद्रधनुष भी बहुत जरूरी है। मिशन इंद्रधनुष अभी 3 किस लिए आया था, इस कोविड और दिस अभी रीसेंट बैकड्रॉप में। सो द फोकस ऑफ द IMI 3.0 विल बी द चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन who have missed their vaccine doses during the COVID-19 pandemic। तो मिशन इंद्रधनुष में बहुत सारी वैक्सीनेशंस भी लगती है। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में स्पेशली टारगेट किया गया उन विमेन और चिल्ड्रन को जिनका वैक्सीनेशन डोज मिस हो गया बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 पैंडेमिक। इज इट ट्रू? इट एम टू वैक्सीनेट द लार्जेस्ट टारगेट पॉपुलेशन, ये जो टारगेट पॉपुलेशन है, विद ऑल द अवेलेबल वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इनको सारी वैक्सीनेशन देना है। ये बड़ा जनरलाइज्ड सा स्टेटमेंट है, एम है, ट्रू होगा। ये जो है वो भी एब्सोल्युटली ट्रू है। सो द राइट आंसर हियर इज डी, सी बोथ 1 and 2, सी बोथ 1 and 2। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और करेक्ट पूछा गया है। ओके, आज पेपर में हमने पढ़ा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। एंटी टैंक मतलब टैंक्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। टैंक कहाँ पे चलते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो मतलब ये सरफेस पे अटैक कर रही है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हेलिना, ध्रुवास्त्र, अस्त्रा, इनमें से कौन सी मिसाइल है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? अब जो अस्त्र है, अस्त्र किसका होता है? लॉर्ड दिस इंद्र, हवा दिस अस्त्र। तो अस्त्र जो है ना वो एयर टू एयर है, एयर टू एयर है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर। दिस इज नॉट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जबकि जो हेलिना है, दिस हेलिना, और हेलीकॉप्टर ध्रुव और इसमें भी लगा रहे हैं हम। ध्रुवास्त्र उसका अगेन एक वर्जन है। सो द राइट आंसर हियर इज दीज टू, हेलिना एंड ध्रुवास्त्र। अस्त्र नहीं है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। राइट आंसर इज ए, 1 and 2। ये वर्ड बहुत न्यूज में था, प्लेसेबो इफेक्ट। प्लेसेबो इफेक्ट, चेंज इन मेटाबॉलिज्म आफ्टर माइग्रेटिंग टू अ न्यू प्लेस। इज इट ट्रू? नई जगह पे जाओगे तो माइग्रेशन हो रहा है आपका, तो मेटाबॉलिज्म भी इंपैक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ फेक ट्रीटमेंट ऑन बॉडी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी,
नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ जीन थेरेपी, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ जीन थेरेपी, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। ये जो प्लेसेबो होता है ना, जैसे वैक्सीनेशन देना है, 10 लोगों को ट्रायल के लिए वैक्सीनेशन बुलाया, 5 लोगों को एक्चुअल वैक्सीनेशन देते हैं और 5 लोगों को प्लेसेबो डाल देते हैं, डमी। तो फिर देखते हैं कि किसमें वैक्सीनेशन इन 10 लोगों में किसमें सुधार हुआ नहीं हुआ, ऐसे करके एफिशिएंसी उसकी नापते हैं, ट्रायल्स होते हैं वैक्सीनेशन के। तो इफेक्ट ऑफ फेक ट्रीटमेंट ऑन बॉडी, उनको फेक ट्रीटमेंट दिया है, जो दिया है वो वाटर ही होता है, वैक्सीन नहीं, ऐसा कुछ वाटर मतलब दैट इज नॉट एक्चुअल वैक्सीनेशन, सिंपली ऐसे ही इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो फेक ट्रीटमेंट ऑन बॉडी से चेक करते हैं। ट्रायल्स में ये अक्सर यूज होता है, प्लेसेबो इफेक्ट बोलते हैं इसे, प्लेसेबो इफेक्ट। Then consider the following statements regarding the tree cities of the world. This is news because इंडिया की कुछ cities यहाँ पे recognize हुई है, tree cities of the world. ट्री सिटीज मतलब शहर में शहर में अर्बन फॉरेस्ट होना चाहिए, अर्बन फॉरेस्ट होने से जो इकोलॉजी है वगैरह कम होता है, अर्बन आइलैंड इफेक्ट भी हमने पढ़ा था। ट्री सिटीज, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूएन हैबिटेट, यूएन हैबिटेट का इनिशिएटिव है। हैदराबाद इज द ओनली सिटी ऑफ इंडिया टू हैव रिसीव्ड द ट्री सिटी रिकॉग्निशन। तो हमारे यहाँ इतनी सारे शहर हैं बट केवल हैदराबाद को ही क्या रिकॉग्निशन मिला है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूएन हैबिटेट। तो यहाँ जो करेक्ट है, यहाँ ओनली वर्ड था बट स्टिल दिस इज ट्रू, हैदराबाद इज द ओनली सिटी जिसको ट्री सिटी रिकॉग्निशन मिला है। बट ये इनिशिएटिव यूएन हैबिटेट का नहीं है, दिस इनिशिएटिव इज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की बॉडी है और साथ ही साथ आर्बर डे फाउंडेशन का भी वर्क है। दिस इज ट्रू, ट्री सिटीज हैदराबाद। ओके, सो दिस कंप्लीट्स 25 MCQs in 25-30 minute। स्कोर कैसा हुआ? टेल। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.